हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद राजू में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अभिनव कुमार सिन्हा इस चैनल पे भूगोल यानी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रिसोर्स क्या है, और मतलब जो चैप्टर 1 है हम लोग क्लास 10th का वो स्टार्ट कर चुके हैं। उसका इंट्रोडक्शन एक वीडियो आ चुका है, तो आप लोग प्लीज़ जाइए उसको देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैंने बताया था कि रिसोर्स क्या है और उसका महत्व क्या है। आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन क्या क्या है, मतलब उसका संसाधनों का वर्गीकरण क्या है। तो इसमें जो वर्गीकरण है वो 4 तरीकों से किया गया है, 4 आधारित किया गया बेस्ड पे। जैसे कि सबसे पहले उसमें फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सबसे पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति, यानी कि संसाधन का उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है, वो ओरिजिन के बेस पे इसे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले मैं हम लोग देंगे, तो इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बायोटिक और सेकंड होता है एबायोटिक। इसमें पहला जो है बायोटिक है। बायोटिक हम लोग जैविक भी कहते हैं हिंदी में, बायोटिक यानी कि जैविक संसाधन। जैविक संसाधन में जैसे कि हमारे बायोस्फीयर में यानी कि जैवमंडल में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, फिशरीज हो गए, वेजिटेशन यानी वनस्पति, या फिर मछली वगैरह आप ले लीजिए, तो वो सब बायोटिक में आ जाएंगे, बायोटिक संसाधन के अंतर्गत आता है। तो बायोटिक संसाधन से आप समझ रहे होंगे कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सिर्फ वही आते हैं। और इसमें जो सेकेंड है वो एबायोटिक यानी अजैविक। एबायोटिक यानी कि अजैविक संसाधन। ओके, तो एबायोटिक में अजैविक यानी कि इसका मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि सजीव वस्तु नहीं है। जैसे मैं आप एग्जांपल में ले लीजिए, रॉक हो गया यानी कि पत्थर, या मेटल को ले लीजिए, तो वो सब एबायोटिक में आ जाएगा। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में समझ रहे हैं कि 2 तरीके के होते हैं, बायोटिक जैविक और एबायोटिक अजैविक, ये 2 तरह के संसाधन होते हैं। अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। सेकंड जो हमारा है वो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे वर्गीकृत किया गया है, यानी उपयोगिता, कि उसका उपयोग किस तरीके से हो रहा है। और जैसे इसमें 2 तरीके का होता है, 2 टाइप्स का होता है। जो पहला है क्या होता है, रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल से आप समझ रहे हैं कि वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि इसे रिन्यू फिर से किया जा सकता है, यानी कि नवीकरणीय। ये जो है इसमें नवीकरणीय संसाधन में क्या होता है कि जो इस तरह के क्या कहता है कि संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जो भी है वो उन्हें फिजिकली या केमिकली या फिर मैकेनिकली, यानी कह सकते हैं भौतिक विधि से या रासायनिक विधि से या फिर यांत्रिक विधि से उसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि रिन्यू किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप रिन्यूएबल में एग्जांपल लीजिएगा, तो एग्जांपल में जैसे सोलर एनर्जी आ गया, सौर ऊर्जा हिंदी में कहते हैं सोलर एनर्जी, और दूसरा में आप विंड एनर्जी भी ले सकते हैं। तो ये आ गया रिन्यूएबल में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरह की जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल है यानी नवीकरणीय है। अब अगर सेकंड का बात करें तो सेकंड में आता है आपका नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय, उसे दोबारा मतलब रिन्यू नहीं किया जा सकता है, या उसको रिन्यू करने में बहुत लाखों हजारों वर्ष तक लग सकते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूँ कि उसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबिलिटी का आधार पर जो दूसरा हम लोग का
रिसोर्स है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि अनवीकरणीय, हिंदी में है अनवीकरणीय संसाधन। ये अनवीकरणीय संसाधन। अब इसका अगर एग्जांपल आप चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप ले लीजिए जो हम लोग का कोयला होता है, कोयल, वो हो सकता है, या सेकंड में कोई फॉसिल्स ले लीजिए यानी कि जो ईंधन वगैरह होता है, और थर्ड में और कोई एग्जांपल है तो नेचुरल गैस जो होता है वो ले सकते हैं, प्राकृतिक गैस जो होता है। तो ये जो तीनों हैं वो एग्जांपल है किसका, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। तो ये कभी कभी इसका जो कभी कभी अंतर पूछ देता है कि रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में अंतर क्या है। तो आप लोग डेफिनेशन से बता सकते हैं कि इसमें जो रिसोर्स है वो फिर से बन सकता है फिजिकली मेथड या केमिकली मेथड या फिर मैकेनिकल, यानी कि भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक विधि से उसे दोबारा पाया जा सकता है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में ऐसा नहीं होता है, उसे बहुत लाखों हजारों वर्ष तक लग सकते हैं। तो इसका और उदाहरण में लेना होगा तो आप कोयला दे सकते हैं, ईंधन, या फिर प्राकृतिक गैस ये दे सकते हैं। तो ये था हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब थर्ड हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इसमें 4 तरह का होता है, तो मैं अभी लिख देता हूँ। तो इसमें जो थर्ड है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है, ये में हम लिखते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ये जो होता है इंडिविजुअल, और बी होता है कम्युनिटी, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। और सी होता है नेशनल, रिसोर्सेज। और डी इंटरनेशनल। इसमें 4 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। तो इंडिविजुअल यानी कोई व्यक्ति विशेष, कोई पर्सनल व्यक्ति, जो मतलब जो अकेला कोई होता है व्यक्ति उसका। कम्युनिटी में समुदाय एक आ जाता है, एक ग्रुप आ जाता है, तो वो होता है उसका रिसोर्स। नेशनल में जो राष्ट्रीय हम लोग समझ रहे हैं कि किसी देश के अंतर्गत जो जितने भी आने वाले संसाधन है वो। और इंटरनेशनल रिसोर्स में कि जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आता है। तो इंडिविजुअल में जैसे कोई व्यक्ति है, पहले सबसे पहले इसको देखते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स, यानी कि जो हमारा जो व्यक्ति विशेष वाला जो संसाधन है। तो अगर कोई व्यक्ति है तो उसका जो अपना कोई अगर लैंड है या प्रॉपर्टी है या फिर कोई मान लीजिए गार्डन ही है, तो वो सब जैसे लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, गार्डन, ये सब भी रिसोर्स है। और ये किसी एक विशेष व्यक्ति का है तो वो अकेले का है उसका, तो वो जो रिसोर्स हो जाएगा वो इंडिविजुअल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। इसमें इसके अंतर्गत आएगा। जैसे कोई एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि लैंड यानी कोई भूमि हो गया, या फिर आप उसका कोई प्रॉपर्टी ले लीजिए, प्रॉपर्टी, या फिर गार्डन ले लीजिए ऑफ ए मैन, यानी कि किसी व्यक्ति का, किसी आदमी का कोई भूमि है, कोई प्रॉपर्टी है या कोई बागीचा वगैरह ये सब है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। ओके। और सेकंड में हम देखेंगे कम्युनिटी रिसोर्स में, कि कम्युनिटी में एक ग्रुप आ जाता है जो कि कोई रिसोर्स है उसको एक समुदाय यूज कर रहा है, उसका जो उपभोग है वो एक समुदाय कर रहा है। जैसे मैं कि आप एग्जांपल में लीजिए तो सबसे आसान में जैसे आप कह सकते हैं एग्जांपल में टेम्पल, वो किसी एक आदमी का नहीं होता है, यानी जो मंदिर वगैरह होता है, मंदिर मस्जिद वगैरह, तो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं। या फिर कोई प्लेग्राउंड ले लीजिए, प्लेग्राउंड, उसमें बहुत तरह के बच्चे सब जाते हैं खेलने। और या फिर पार्क ले लीजिए। तो ये सब एग्जाम्पल है इसके
ये कम्युनिटी रिसोर्सेज पे। अब आएंगे थर्ड पे, नेशनल रिसोर्सेज। वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो एक देश के अंतर्गत जितना भी संसाधन आता है वो नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत ही आता है। अगर उस देश का सरकार चाहे तो वो अपने अनुसार उसे यूज कर सकता है, मतलब पब्लिक के हित के लिए, यानी कि लोगों के हित के लिए वो यूज कर सकता है। तो जैसे आप लोग देखेंगे कभी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो रहता है, जो शहरी विकास प्राधिकरण रहता है, उसका बोर्ड आप लोग कभी देखा होगा, तो वो लोग जब्त करके, मतलब जब्त नहीं कहेंगे उसको, मतलब एक तरह से अपने अंडर में लेके और उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। उस जो भी भूमि है या उसके अंदर जो बिल्डिंग आ रहा है वगैरह, जो भी संसाधन है उसको डेवलप करते हैं। तो उस बॉडी का क्या नाम है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन डेवलप करता है, कौन से बॉडी को डेवलप करता है कोई संसाधन को। तो आप लिख सकते हैं, मतलब इसमें जो ऑप्शन होगा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि शहरी विकास प्राधिकरण। तो ये जो था हम लोग मैंने बताया वो सब नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएगा। तो जितने भी संसाधन है किसी देश के अंतर्गत तो वो नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल रिसोर्स यानी कि जो जितने भी जैसे कि नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है उसको छोड़कर, और या फिर जो तट रेखा होता है, यानी हम लोग का कोस्टल लाइन होता है, जैसे कि अगर आप इंडिया का मैप देखिएगा तो नीचे से इस टाइप का है। तो ये जो बाउंड्री है ये तट रेखा है, यानी कि कोस्टल लाइन है। तो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर तक, जो 200 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, सॉरी 200 किलोमीटर नहीं, 200 नॉटिकल माइल्स, जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस एरिया जो जोन है वो छोड़कर जितने भी समुद्र के अंतर्गत जो संसाधन आते हैं वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा वो हैंडल कंट्रोल किया जाता है। तो वो सब जितने भी संसाधन है वो इंटरनेशनल बॉडी उसको कंट्रोल कर रहा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कोई संस्था उसको कंट्रोल कर रहा है। तो वो सब जितने भी रिसोर्सेज आएंगे वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आएंगे। अब जो 200 नॉटिकल माइल्स है, तो ये पूछा जा सकता है कि जो एरिया है 200 नॉटिकल माइल्स का, जो ये एरिया आ रहा है जो तट रेखा से और 200 नॉटिकल, इस जोन को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको कहते हैं हम लोग। आप एक नोट में लिख लीजिएगा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये कौन सा जोन है? जो हम लोग का, जैसे मैं क्लियर बताता हूँ कि जो हम लोग का इंडिया का मैप आप देखिएगा तो ऐसे करके कुछ ऐसे है और ऐसे कर करके ऐसे करके कुछ है, ठीक। तो इस जो ये तटीय रेखा का जो समुद्र के आसपास का जो ये लाइन है, कोस्टल लाइन जो है, इससे समुद्र की ओर अगर 200 नॉटिकल माइल्स हम लोग बढ़ते हैं तो यानी कि मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है ये 200 नॉटिकल माइल है। तो ये जो जोन है वो उसी जोन को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। हिंदी में इसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को छोड़कर जितने भी समुद्र के अंतर्गत आने वाले संसाधन है वो इंटरनेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आता है और उसको कंट्रोल कौन करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसको कंट्रोल करता है। अभी यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल्स, तो आपको पता होगा या फिर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि 1 किलोमीटर में 0.54 नॉटिकल माइल्स होता है। नॉटिकल माइल्स को इस तरह से लिखा जाता है NUTICAL नॉटिकल माइल्स।
बैलेंस। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये आप लोग निकाल सकते हैं, इसको नॉटिकल माइल्स को किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का इंटरनेशनल ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे मैंने बताया कि 4 तरह के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो अब मैं चौथा बताता हूँ। तो चौथा जो हम लोग का वर्गीकरण किया गया है वो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे, यानी कि विकास की स्थिति। हिंदी में हम लोग को विकास की स्थिति का आधार पर कहेंगे, इसको डिवाइड किया गया है। इसमें भी 4 तरह के होते हैं। जो सबसे पहला जो रिसोर्स है वो हम लोग का पहला जो रिसोर्स है वो पोटेंशियल रिसोर्स है। इसको संभावी रिसोर्स भी कहते हैं हिंदी में, मैं लिख देता हूँ संभावी संसाधन। तो इसमें किस तरह के रिसोर्स आएंगे? जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर कोई संसाधन है जिसका यूज हो सकता है भविष्य में, लेकिन हम लोग अभी मतलब प्रेजेंट में उतना यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में उसका यूज हो सकता है और बढ़िया से यूज हो सकता है। उसका क्या कहता है कि अभी उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया गया है। जैसे मैं आप एग्जांपल में ले लीजिएगा, तो जो हिमालयन रेंज होता है, यानी कि जो हिमालय पर्वत के रेंज में जितने भी मिनरल्स होते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि मौजूद तो है लेकिन उनका ना पता नहीं हो पाता, या फिर उनका जो खुदाई है वो बहुत महंगा होने के कारण हम लोग अभी यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका भविष्य में यूज कर सकते हैं। तो आप मिनरल्स ले सकते हैं, जो भी मिनरल्स ऑफ हिमालयन रेंज जो भी मौजूद है। या फिर आप एग्जांपल में ले सकते हैं कि जैसे गुजरात या राजस्थान की तरफ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी भी आजकल स्टार्ट हुआ है, तो लेकिन उसका भी जो विकास है उतना अधिक नहीं हुआ है, वो अभी उतना यूज में नहीं है, लेकिन वो भी भविष्य में बहुत बढ़िया तरीके से यूज हो सकता है। तो आप ले सकते हैं जैसे विंड एनर्जी, विंड एंड सोलर एनर्जी, इन गुजरात एंड राजस्थान। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पोटेंशियल रिसोर्स यानी संभावी संसाधन के अंतर्गत किस तरह के रिसोर्स आते हैं जो कि भविष्य में यूज हो सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन अभी प्रेजेंट में उसका उतना भी यूज नहीं हो रहा है, मतलब बहुत कम हो रहा है, और उस पर उतना ज़्यादा रिसर्च वगैरह भी नहीं किया गया कि उसका जो टेक्नोलॉजी है कैसे काम करेगा। तो उस तरह के संसाधन पोटेंशियल रिसोर्स के अंतर्गत आएंगे। अब सेकंड जो है वो डेवलप्ड रिसोर्स है, यानी कि इस तरह के संसाधन का विकास हो चुका है, उसका जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, यानी कि उसका जो गुणवत्ता है और मात्रा है उसके बारे में अच्छे तरीके से सर्वेक्षण उसका किया जा चुका है, यानी कि सर्वे उसका हो चुका है कि उसका कितना मात्रा है और उसका क्वालिटी क्या है, उसको बढ़िया तरह से यूज किया जा सकता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा तो रिवर उसके अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि नदी, वो भी हमारा एक संसाधन ही है, वो डेवलप्ड रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। या फिर फॉरेस्ट, ये भी हम लोग का एक बहुत ही बढ़िया संसाधन है, तो ये भी डेवलप्ड रिसोर्स के अंतर्गत है। ये 2 एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा गया। या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रिवर है वो किस तरह के रिसोर्स यानी किस तरह के संसाधन के अंतर्गत आएगा, और इसमें अगर 4 ऑप्शन रहेगा, अगर डेवलप्ड रिसोर्स है यानी कि विकसित संसाधन है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अब थर्ड हम लोग जो थर्ड है वो है स्टॉक रिसोर्स आप ले सकते हैं, यानी स्टॉक रिसोर्स है। इसमें क्या है, इसमें इस तरह के रिसोर्स आते हैं कि जो कि हम लोग के रीजन में या हम लोग के क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में या जयमंडल में उपस्थित है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हम लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में चलकर उस वैसा टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसको यूज कर सके बढ़िया से, लेकिन अभी फिलहाल में प्रेजेंट में उसका अभी यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन वो भी एक संसाधन के रूप में ही है। तो जैसे में आप अगर
हम लोग वाटर को लेते हैं तो वाटर में H2O होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उस हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बहुत यूज है, लेकिन उसको अलग करने के लिए ऐसा भी तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको अलग करके उसको यूज किया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल में जो वाटर में उपस्थित, यानी कि जल, मैं नहीं लिख देता हूँ, तो जल में उपस्थित जो भी उपस्थित H2O यानी कि या फिर कहिए या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जल में उपस्थित H2O या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ये एक स्टॉक के रूप में ही है, क्योंकि इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते अभी, ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप्ड हुआ है, तो एक स्टॉक रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। अब जो चौथा है वो आएगा रिजर्व रिसोर्स, यानी इस तरह के संसाधन को रिजर्व करके रखा गया है। ये एक मान लीजिए कि स्टॉक का ही रूप है, लेकिन इसका मान लीजिए कि एक उपभाग है रिजर्व। तो वो ये संसाधन भी उसी की तरह, जैसे आप एग्जांपल में लीजिए कि जो डैम में हम लोग पानी को संचित करके रखते हैं, यानी वो एक रिजर्व के तौर पे काम आता है, तो वो भी एग्जांपल है। या फिर जो फॉरेस्ट में पानी उपलब्ध होता है जिसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो वो भी एक रिजर्व के तौर पे ही उसको देखा जाएगा, रिजर्व रिसोर्स के एग्जाम्पल में देखा जाएगा। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि जो वाटर अवेलेबल होता है इन डैम में जो पानी उपस्थित रहता है उसको आप रिजर्व रिसोर्स के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। या फिर आप और जो वाटर अवेलेबल इन फॉरेस्ट के पानी को भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक रिजर्व के तौर पर है। तो ये दो एग्जांपल लिख सकते हैं। अगर आपको इसको चाहिए PDF के रूप में तो मैं बना के दे दूंगा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको आप पढ़िएगा। उसमें भी मैंने बढ़िया से क्लासिफाई करके लिख दिया है। तो इस वीडियो में यहाँ तक यही था, और इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए हम लोग के चैनल को। और अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया मैं उसका आंसर दूंगा, अगर समझ में आया तब पर भी आप लोग फीडबैक दीजिए, ताकि हम लोग समझ में आए कि हम लोग का जो वीडियो है आप लोग को पहुँच पा रहा है, जो हम लोग समझाना चाहते हैं वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग का फीडबैक देना बहुत ही ज़रूरी है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।